अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीब आसिफ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज का हमारा मौजू है कि ज़िंदगी में उलझने और उनका हल किस तरह तलाश करना चाहिए। ज़िंदगी के सफ़र में ऐसे बहुत से लम्हात ज़रूर आते हैं जब रास्ते धुंधले नज़र आते हैं और फ़ैसले मुश्किल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन याद रखें कि हर उलझन के साथ ना हल भी मौजूद होता है। तो आइए आज 4 पहलुओं पर हमने बात करनी है जो इन मसाइल को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि ख़ुद से पूछें कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से। जब भी उलझन हो रुकें और ख़ुद से ये सवाल करके ज़हन को साफ़ करें। आधी कन्फ्यूजन यहीं पे दम तोड़ देती है। तो ये उलझनों से निकलने का पहला कदम होता है। फिर ये कि दूसरों से मुशावरत ज़रूर करें। मशवरा लेना कहते हैं कि अक्लमंदी की अलामत होता है। अपने मसाइल दूसरों के साथ शेयर करें। किसी करीबी दोस्त के साथ, अपने उस्ताद से रहनुमाई ले सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, ज़ाविया अक्सर नए हल हमारे सामने रखता है। सादा अल्फाज में कहूँ तो जो 2 अक्लें हैं वो एक से बेहतर होती है। तो जाहिर है कि उससे आपके लिए उन ज़ावियों को देखना आसान हो जाएगा जो शायद पहले आपने नहीं देखे होंगे या आपको समझ नहीं आ रही होगी। तो फिर आ जाता है जनाब सब्र और तहम्मुल बहुत ज़रूरी है किसी भी सूरत हाल का सामना करने के हवाले से। यूँ कह लें कि सब्र उलझनों के हल की चाबी होता है। जल्दबाजी से हमारे जो मसले हैं वो मज़ीद बढ़ते हैं। शुरू में सब्र करना मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन जैसे ही वक्त आगे बढ़ता है ना तो आपको उसके समरात मिलना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये कि अपनी मुस्बत सोच ज़रूर रखें। सोच अमल की बुनियाद होती है। आप क्या अमल करेंगे उसकी कह लें उसका आगाज़ आपकी सोच से होता है। आपकी सोच जिस तरह की होगी आप उसी तरह के अमाल को सरअंजाम देंगे। तो इसलिए सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होगी तो अमल भी आपकी बेहतरी की तरफ ही आपको लेकर जाएंगे। मसले पर नहीं, हमने उसके हल पर तवज्जो देनी है। हम क्या करते हैं, हम सारा का सारा अपना फोकस होता है, अपनी एनर्जी होती है हम मसले के ऊपर रख लेते हैं। हम उसके हल की तरफ तवज्जो ही नहीं देते हैं जैसे कि कहा गया है। और फिर ये भी कि बस सोचते नहीं रहना है बल्कि कोई प्रैक्टिकल कदम भी उठाना है, काम शुरू करना है। जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, बस एक बार शुरू ज़रूर करना है। या वो जो कदम उठाना है, कदम चाहे आपका छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन ज़रूर आपने एक स्टेप ज़रूर लेना है अपनी लाइफ में उस मसले में से बाहर निकलने के लिए। मसले पर सोचते रहें, इससे कहीं ना कहीं बेहतर है कि जनाब हल की तरफ आगे बढ़ें। अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के साथ आपको पता है कि आसानी भी रखी है। और कुरान मजीद में भी ये अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो लिहाजा दानाई, सब्र, मशवरा और मुस्बत सोच के साथ इन तमाम तर उलझनों का हमें सामना करना चाहिए, क्योंकि हम इनसे मुँह नहीं फेर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें इनका सामना करना पड़ेगा। तो वक्त पर कुछ समझ नहीं भी आ रहा ना तो खामोशी से आप कह के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए, लगे रहिए। इंशाल्लाह रास्ते ख़ुद ब खुद पैदा होते चले जाएंगे। तो आज हमारी यही कोशिश होगी कि आज के दिन के मुनासिबत से हम बात कर सकें और आज कुछ ना कुछ ऐसा आपको बता सकें या हल आपके सामने पेश करें जो आपके लिए और हमारे दोनों के लिए जो ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद साबित हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉर्पोरेट्स हमारा जो कह लें कि एक पूरा इदारा है, इदारा क्या कह लें, एक पूरा बहुत बड़ा सेक्टर है कॉर्पोरेट का, उसके हवाले से हमने बात करनी है। क्योंकि जब भी कोई बच्चा या कोई टीन एज या फिर वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है तो वो ये कहता है कि हमें एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, बेशक वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ही क्यों ना हो। आजकल तो कॉर्पोरेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा मांग हो गई है। हर कोई ये चाहता है कि हम वहाँ पर नौकरी ज़रूर करें, लेकिन दे डोंट नो कि हमें वहाँ पर नौकरी कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने लेने हैं, हमारी सीवी किस तरह की होनी चाहिए, हमने इंटरव्यू में जाना है तो हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, हमारी अपीयरेंस किस तरह की होनी चाहिए, हमने जो अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर हमने कहीं पर काम करने से जाने से पहले भी कुछ आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है लिंक्डइन पर, कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आपने यूज़ करना होता है।
जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको कह लें कि जांचा जा रहा होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी देखी जा रही होती है। तो आज हमने इसके ऊपर बात करनी है कि अच्छी नौकरी के हसूल के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहताब हमीद मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। तो उनसे बात करते हैं। मेहताब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, बेहतरीन, ज़बरदस्त। मेहताब, जैसे मैंने बात की है कि जो भी पास आउट होता है बच्चा यूनिवर्सिटी में होता है, तो उसका एक आजकल मैंने ज़्यादातर ये बच्चों में देखा है, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा रहे हैं, दूसरा कि वो कहते हैं जी अगर हमें नौकरी करनी है तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाएंगे बिकॉज उसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हम लोग सोच तो लेते हैं कि वहाँ जाना है, लेकिन उसके कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे ना जो हमने पहले लेने में होते हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हमें अच्छी नौकरी वहाँ पर मिल जाए? देखें, नौकरी के हसूल के लिए सबसे पहले हमें माइंड की क्लैरिटी चाहिए। अच्छा। बिकॉज हम जब क्लियर नहीं होते तो हमारा माइंड कंफ्यूज होता है। ठीक है। जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डैमेज होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज अफेक्ट होती है, बॉडी लैंग्वेज वीक हो जाती है। सो सबसे पहले हमें क्लैरिटी चाहिए कि हम कैसी जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हैं। जब ये क्लैरिटी आ जाती है फिर उसके बाद आपने कोई तैयारी करनी है, आपने अपने पर्सोना के ऊपर काम करना है, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, आपने अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है। और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपने प्री वर्क करना है। अच्छा। कि वो ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पे उससे रिलेटेड लोग कौन से हैं, उनको आप लिंक्डइन पे सर्च करें, उनके प्रोफाइल देखें। जब आप प्री वर्क कर लेते हैं तो आपके माइंड में बेसिकली न्यूरोपाथ क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो सामने बैठा हुआ है वो विद इन फ्यू सेकंड्स वो जज कर लेता है कि आपका मेंटल मैप कितना स्ट्रांग है। अच्छा। और अगर आपका मेंटल मैप वीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक है, तो डेफिनेटली फिर आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इंटरव्यू के लिए तो तब जाएंगे ना, ये वो इतना आपको मार्जिन तब देंगे ना कि आपकी सीवी बहुत अच्छी होगी और बहुत अट्रैक्टिव होगी। क्योंकि मैंने जितना सुना है कॉर्पोरेट ट्रेनर या कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में कि वो पहली नज़र में ही आधे से ज़्यादा जो है ना डस्टबिन की नज़र हो जाती हैं हमारी सीवीज जो। तो ये सीवी में ऐसा क्या देखना चाहते हैं जो कि वो जो सामने इंटरव्यू ही होता है वो लेकर नहीं आ रहा होता सीवी के अंदर? देखिए, सीवी जो है वो आपका फ्रंट फेस है और बिल्कुल स्टार्टिंग में किसी भी डिसीजन मेकर के सामने वो जाती है। यूजुअली बच्चे ये करते हैं कि वो कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा। वो नेट से टेम्पलेट्स डाउनलोड करते हैं, उसको फिल इन कर देते हैं। जबकि जब तक सीवी आपकी ओरिजिनल नहीं होगी, ओरिजिनल से कैसे ओरिजिनल करेंगे? देखिए, ओरिजिनल के लिए है कि आप जो हैं आप वही प्रेजेंट करें। बिकॉज यूजुअली जब सीवी आपकी बड़ी अट्रैक्टिव भी हो, बट पहले क्वेश्चन में पता चल जाता है कि सीवी में जो लिखा हुआ है और जो आपके अंदर है क्या वो अलाइन है या नहीं। और अगर वो अलाइन नहीं है, अगर कहीं पे भी डिसअलाइनमेंट है, थोड़ा सा एग्जांपल देके हमारे देखने वालों को एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज आपने अपनी कुछ स्किल सेट्स लिखी हुई हैं और उस स्किल सेट से रिलेटेड लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैं एनएलपी पे काम करता हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जाता हूं। तो वो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं एनएलपी के बारे में और मैं उसका सही से जवाब नहीं दे पाता या जवाब देते हुए मेरी बॉडी लैंग्वेज वीक है, तो उनको जज हो जाता है कि ये जो कह रहे हैं इनके माइंड में इसका कोई डाटा नहीं है। अच्छा। इट मीन कि ये इसको क्रिएट कर रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज वीक है, इनके इमोशन साथ नहीं दे रहे। तो ये एक पैरामीटर है जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है उस पर उसकी कितनी कमांड है, कितनी ग्रिप है। सो देखिए, हमारे पास जब किसी चीज का नॉलेज होता है, किसी भी स्किल का, किसी भी टॉपिक का, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग हम बड़े कॉन्फिडेंट होके वो चीज और हमारी आंखों में एक चमक होती है। अब वो चमक से, उस बॉडी लैंग्वेज से जो नॉन वर्बल क्यूज हैं उनसे आपको आइडिया हो जाता है कि ये जो पर्सन ने सीवी में लिखा है क्या रियलिटी में ये इसके साथ अलाइन है या नहीं। और अगर आपकी अलाइनमेंट नहीं है तो डेफिनेटली उस पर्सन ने अपने माइंड में ये सिलेक्ट कर लिया है, सोच लिया है कि इस पर्सन को हमने सिलेक्ट नहीं करना। तो ये सीवीज में बहुत कितने पेजेस की सीवीज लोग बना के लेके जा रहे होते हैं, शायद उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। वाकई ऐसा है या आपको सीवीज में लिखना क्या चाहिए? वो बुलेट पॉइंट्स में होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए? लेकिन जो डिसीजन मेकर्स हैं ना उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी बड़ी सीवी पढ़ सके। आपकी सीवी बड़ी टू द पॉइंट होनी चाहिए। एक 1 पेजर सीवी जो है वो आपकी कंप्लीट रिफ्लेक्शन दे दे। उसमें आपका स्किल सेट का एक समरी आ जाए कि आपके पास स्किल्स क्या हैं, और उसमें आपकी एजुकेशन की एक समरी आ जाए, और आपकी एक्सपर्टी क्या है, आपके एक्सपीरियंस क्या है। सो आई गेस कि 1 पेजर इनफ है, और 1 पेजर एकदम से अट्रैक्ट करती है एज कम्पेयर टू बहुत बड़ी सीवी। बिकॉज कॉर्पोरेट के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी सीवी को, उनके पास कितनी सीवीज आती हैं कि वो उसके पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे। सो पैराग्राफ आई गेस डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू क्लिकिंग पॉइंट। तो हमें सीवी को बड़ा प्रिसाइज करना चाहिए, जितनी प्रिसाइज होगी। लाइक 1 पेजर आपकी कंप्लीट रिफ्लेक्शन दे दे कि ये जो
पर्सन मेरे सामने आ रहा है, इसका स्किल सेट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, अब थोड़ा सा इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू से पहले मुझे बताएं, अगर किसी ने इंटरव्यू देने जाना है तो उसको किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या उसको कह लें कि पहले ही माइंड अपना बना के जाना चाहिए कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखिए, इंटरव्यू के लिए जो सबसे एक गोल्डन रूल जिसे मैं हाँ। कहता हूँ वो ये है कि आपने जिस भी फील्ड में है, जिस भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन 40 सेकंड की रेडी होनी चाहिए। अगर आप अपनी चीज़ों को 40 सेकंड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो डेफिनेटली इट मीन कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं हैं। बिकॉज जो गुरुज होते हैं वो विद इन 30 सेकंड एनालाइज कर लेते हैं कि आप कितने प्रिपेयर हैं। अब 40 सेकंड के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं, दुनिया के जो टॉप के कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, स्पीकर्स हैं, वो कहते हैं कि हमने अगर एक दिन की ट्रेनिंग करवानी है तो उसके लिए हमें कम टाइम चाहिए तैयारी के लिए, लेकिन जितना टाइम कम करते जाएंगे हमें उसके लिए उतनी ही ज़्यादा तैयारी करनी है। सो इंटरव्यू के लिए आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको बड़ा स्पेसिफिक करना है कि आपके पास 40 सेकंड का पहला वर्जन होना चाहिए। देन फिर आपके पास 2 मिनट और 3 मिनट का वर्जन होना चाहिए जिसमें आप अपनी कंप्लीट पिक्चर, अपनी स्किल सेट, अपनी एक्सपर्टी उनके सामने रख सकें और जो भी उनके वाइस वर्सा क्वेश्चंस हैं उनको आंसर जो है ना आप कर सकें। अच्छा मेहताब, एक तो जाकर भी यहाँ पे बहुत से लोग ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन आजकल लिंक्डइन का बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि आपको वहाँ से जॉब हंट करना बहुत ईजी हो गया है या वहाँ से बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। वाकई ऐसा है, लिंक्डइन के ऊपर इतनी अच्छी जॉब मिल सकती है? जी डेफिनेटली। देखें, लिंक्डइन आपकी एक सोने की कान है और अच्छा। अब डिपेंड करता है कि आप उसमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कितना अप टू डेट रहते हैं। बिकॉज जितने भी ह्यूमन रिसोर्स के लोग हैं वो लिंक्डइन पे सर्च कर रहे होते हैं और जब भी किसी स्पेशल पोस्ट के लिए कोई कैंडिडेट आता है तो यूजली जो एचआर के लोग हैं, एचआर प्रोफेशनल्स हैं, वो लिंक्डइन पे आपके प्रोफाइल को देखते हैं कि आप वहाँ पे कितना एक्टिव हैं, आपकी एक्सपीरियंस वहाँ पे क्या है, आपका स्किल सेट क्या है और किसी ने रिकमेंडेशन दी हुई है या नहीं दी हुई। सो जॉब पोर्टल के लिए देखें, लिंक्डइन आपकी आइडेंटिटी है और अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हैं तो ये आपकी सीवी में कह लें कि एक बैड इंप्रेशन ऐड करता है। सो लिंक्डइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लिंक्डइन पे आप अप टू डेट रहें, अपनी चीज़ें वहाँ पर अप टू डेट करें। बिकॉज लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया का नेटवर्क है और इससे डेफिनेटली आपको जॉब के लिए आसानी होती है और प्लस इसमें कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जिसमें आपकी सीवी डायरेक्टली वहाँ से वो डाउनलोड कर लेते हैं। लिंक्डइन के अंदर ऑप्शन है जिसमें जो भी हायर करने वाला है वो आपकी सीवी वहाँ से डाउनलोड कर सकता है और कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जिन पे आप अपनी सीवी अपलोड कर देते हैं और जब भी कोई जॉब आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। सो लिंक्डइन बहुत हेल्पफुल है और मैं यूथ को यही कहूँगा कि अगर वो लिंक्डइन पे नहीं है तो उन्हें आना चाहिए। और सोने की कान है, अब डिपेंड करता है कि आप माइनिंग कैसे करेंगे और क्या कुछ उससे निकाल सकते हैं। मतलब ये एक कह लें कि नया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी जॉब्स भी जनरेट कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं वहाँ पे कुछ भी। तो अगर किसी को कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना तो सबसे पहले कि he or she should have to on LinkedIn ना, लेकिन उसके आपको फिर थोड़ा बताएं उसकी प्रोफाइल किस तरह की होनी चाहिए। ना हो कि जिस तरह हम लोगों की इंस्टा की या फेसबुक की प्रोफाइल होती है उसी तरह की होनी चाहिए, थोड़ा डिफरेंट होनी चाहिए। देखिए, आपकी पोजीशनिंग बड़ी मैटर करती है। लिंक्डइन जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो आपकी पोजीशनिंग मैटर करती है कि आपने अपने आप को पोजीशन कैसे किया। अब आपकी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपकी पोस्ट प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपने पर्सनल स्टफ वहाँ पे नहीं डालना, आपने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड ही वहाँ पे अप टू डेट करना है। अगर इन केस के आप पर्सनल स्टफ डालना शुरू कर देते हैं या किसी का ऐसा कंटेंट शेयर करना शुरू कर देते हैं जो वैल्यूएबल नहीं है, जो प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है, तो ये आपके लिंक्डइन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और जो भी देखेगा तो वो समझेगा कि आप प्रोफेशनल नहीं है, आपको बिजनेस एथिक्स का नहीं पता, प्लस आपकी पोजीशनिंग बड़ी मैटर करती है। अब लेट्स सपोज मैं अगर ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, आप मेरे फेसबुक के प्रोफाइल पे चली जाएं, लिंक्डइन के प्रोफाइल पे चली जाएं, आपको सिर्फ ट्रेनिंग और मॉर्निंग शोज के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। मैं बाकी कोई ऐसी चीज नहीं डालता जो मेरे प्रोफेशन से अलाइन ना हो। सो अपनी पोजीशनिंग जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, आपके लिए जॉब गेन करना, बिजनेस गेन करना, बिजनेस लीड्स जनरेट करना बड़ा आसान हो जाता है। बिकॉज जो आपके साथ काम करना चाहते हैं वो असेस कर लेते हैं कि आप कितने स्ट्रांग हैं आपकी पोजीशनिंग से। और आपकी पोजीशनिंग आज के दौर में आपकी फेस वैल्यू जो है वो लिंक्डइन से, फेसबुक से, इन प्लेटफॉर्म से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अच्छा मुझे बताएं, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई करता है, इवन दो कि जो ग्रेजुएट भी होता है ना वो भी ये करता है कि लाखों लोग हर साल ग्रेजुएट होते हैं, तो क्या अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की ही बात कर ली जाए तो क्या वहाँ पर इतनी जगह होती है कि वो अपनी
जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे होते हैं वो वहाँ पर अपनी जगह बना सके, या जो अपनी जगह बनाना चाहता है उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो वहाँ पर अपनी जगह बना सकता है, उन लाखों में से सिर्फ वही सेलेक्ट हो सकता है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि जगह तो है और जॉब्स भी हैं, अच्छा, बट राइट माइंडसेट के लोग नहीं मिलते। रिसेंटली अच्छा, मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ट्रेनिंग बैच कर रहा था एमटीयूज़ का, और मुझे जान के हैरानगी हुई कि उन्हें 30 लोग चाहिए थे पूरे पाकिस्तान से ऑन मेरिट, बट उनको सिर्फ 12 लोग मिले। और जब मैंने रीज़न पूछी तो उन्होंने कहा कि सर पहले इंटरव्यू में डिग्री होल्डर्स रिजेक्ट हुए, कुछ लोग सेकंड इंटरव्यू में डिग्री होल्डर्स रिजेक्ट हुए बिकॉज उनका मेंटल एटीट्यूड नहीं था, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, उनका काम करने का जो माइंडसेट है वो रेडी नहीं था। सो जॉब के लिए आपकी सबसे पहली जो चीज़ है वो आपका माइंडसेट है कि आप कितने क्लियर हैं अपनी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, कि आपने अपने प्रोफेशन को कैसे लेके चलना है। जब ये चीज़ आपके पास आ जाती है तो डेफिनेटली आपके लिए फिर जॉब ढूंढना मुश्किल नहीं होता। और बहुत से ऐसे आईटी क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स है ना, कहते हैं हमें जॉब ही नहीं मिलती है, जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, तो इट मींस कि जॉब है, लेकिन आपके अंदर वो स्पार्क नहीं है जो वहां तक आपको पहुंच जाए। प्लस ये है कि एक माइंडसेट नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट एक दफ़ा मेरे ऑफिस में आया और बड़ा ही मायूस था, उसकी आंखों में बड़ी मायूसी थी, और उसने आते ही मुझसे गिला किया कि सर देखिए मेरे पास A+ ग्रेड है और जो मेरा भाई जिसके पास डिग्री नहीं है वो मुझसे ज़्यादा अर्न कर रहा है। अच्छा। मैंने कहा बेटा आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं बैंक की जॉब करना चाहता हूँ। मैंने कहा अभी तक कितने बैंक्स में अप्लाई किया है? तो वो सोच में पड़ गया, तो कहते हैं सर 2 या 3। तो मैंने कहा मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी जॉब हो जाएगी। अब जब मैंने ये बात की तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अच्छा। कहते सर बताएं मैंने क्या करना है, मैंने किसके पास जाना है, क्या रेफरेंस है? अच्छा। मैंने कहा रेफरेंस नहीं है, आप अपनी CV की कॉपीज़ बनवाएं और 100 कॉपीज़ आपने प्रिपेयर करनी है। देन आपने यूट्यूब पे देखना है कि आपने अपने आप को 40 सेकंड में प्रेजेंट कैसे करना है। और घर से निकलें, जो बैंक नज़र आए वहाँ पे जाएं, बट आपने ये नहीं कहना कि मैं जॉब के लिए आया हूँ। आप कहें कि मैंने मैनेजर से मिलना है, और आप कॉन्फिडेंस के साथ मैनेजर से मिलें, 40 सेकंड में अपने आप को प्रेजेंट करें, CV ड्रॉप करें और निकल जाएं। आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब 100 CVs आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे देन मेरे पास आना है, और आपको जान के हैरानगी होगी 1 हफ्ते के बाद उसका स्टेटस था कि उसको अलाइड बैंक में जॉब मिल गई। क्या बात है। ठीक है, सो एक प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। देखिए आपने जॉब के लिए रेडी करना है अपने आप को। आप प्रोफेशन में जब जा रहे हैं, उस प्रोफेशन के लिए अगर आप तैयार नहीं है, लाइक कि आप जब मॉर्निंग शो के लिए आती हैं तो आप एक मुकम्मल तैयारी के साथ आती हैं, आपको पता है कि आपने कौन से सेगमेंट करने हैं, गेस्ट क्या है, वो पूरा एक आपका प्री वर्क है। और अगर जॉब के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो हासिल करना चाहते हैं और रेडी नहीं है, तो डेफिनेटली आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट है, जिसके लिए आप जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अगर कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए माइंडसेट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो पाथ चूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आपने किस तरह चलना है या आपकी मंजिल क्या है। तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से बात कर रहे थे, CV किस तरह की होनी चाहिए, इंटरव्यू किस तरह देना है आपने, या उसके साथ जो जुड़े बाकी चीज़ें हैं वो किस तरह आप अलाइन कर सकते हैं। मेहताब हमीद हमारे साथ मौजूद थे, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं मेहताब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब कुछ अब सेहत के हवाले से बात करते हैं, और ख़ास तौर पर माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से। दौरान हमल डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत हमने सुना है, और ये दोनों चीज़ें ना ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, और हामला ख़वातीन बाकायदगी से अपना तिब्बी मुआयना करवा कर इन पेचीदगियों से किसी न किसी हद तक महफूज रह सकती हैं। खून में ग्लूकोज की सतह मतलूबा हद से तजावुज़ करने की सूरत में हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, और जिस्म की सूजन समेत दीगर पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं। और जो भी हामला ख़वातीन हैं वो अपनी और अपने बच्चे की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए अपने डॉक्टर के साथ मुसलसल राब्ते में उन्हें रहना चाहिए। दूसरा ये भी कि जनाब दौरान ज़चगी नौज़ायदा बच्चे का वज़न इंतहाई कम या ज़रूरत से ज़्यादा होना ज़च्चा और बच्चा यानी कि माँ और बच्चे दोनों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसकी बिना पर जनाब डॉक्टर्स को हंगामी बुनियादों पर आपको पता है कि ऑपरेशन या C-सेक्शन करने की ज़रूरत पेश आती है। तो आज हमने इसी मुतल्लिक बात करनी है कि ऐसी कौन कौन सी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, और माँ को किस तरह अपना ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना और दौरान हमल बच्चे का भी ख्याल रखना होता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फरीद ज़फ़र स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, HOD हैं, गायनी के जनरल हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक़ है, PGMI हैं, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं रागुल लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी ठीक।
थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बात की है कि आजकल डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का मसला वैसे ही बहुत ज़्यादा हमारे में बढ़ता जा रहा है, और दूसरा ये कि ये जो दौरान हमल भी लड़कियों को या ख़वातीन को डायबिटीज़ हो जाती है, बीपी हाई होने का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह क्या है? जो नॉर्मल भी होती हैं उन्हें भी हो जाती है ये बीमारी, तो क्या वजह है इसकी? देखें जी, ये आप एक तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक टच किया है। पाकिस्तान इस वक्त कैपिटल है डायबिटीज़ का। इसको कैपिटल इसलिए कहा गया है कि वर्ल्ड में पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 पे जा रहा है जो डायबिटीज़ के इंसिडेंस है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स, और इसमें पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ये 3 इसको पूरी दुनिया में इनका नंबर आगे चल रहा है। अच्छा। आज से अगर आप 5-10 साल पहले देखें तो उसमें यूएसए नंबर 1 पे था, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे था और फिर मिडल ईस्ट था। अब ये टोटली सिनेरियो चेंज हो गया। अच्छा। और इसकी डिफरेंट वजूहत हैं। एक तो हम लोग सोचते हैं कि मे बी हमारा डाइटरी पैटर्न ऐसा है, फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज है, और यहाँ स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली एक पेपर जो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, सेंट लुइस से, उन्होंने लिखा है कि स्मॉग इज़ वन फैक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टू डायबिटीज एंड इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। स्मॉग। और अगर आप देखें, एक दिन ऐसा था जिसमें लाहौर नंबर 1 था, दिल्ली नंबर 2 था और वुहान नंबर 3 था। तो ये स्मॉग भी, और आप उसमें चीज़ें जो पॉइजनस मटेरियल इनहेल कर रहे हैं वो जाके आपके सारी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को प्लस आपके पैनक्रियास को, जहाँ से इंसुलिन बनती है, उसको भी इफेक्ट करता है। इन चीज़ों से एक फ़ीमेल में ख़ास कर एक डिजीज़ आई है जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हाँ जी। और वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये सारा जाके एक फिनोमेना बन जाता है। ठीक है। तो जिन फीमेल्स, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का इंसिडेंस मोर देन 50% है इन पाकिस्तानी यंग गर्ल्स। और वो लड़कियां जो यंग रिप्रोडक्टिव एज में यूरोप इमिग्रेट कर गई हैं, इंसिडेंस इज अराउंड 60%। जब ये पीसीओ होता है, पीसीओ में शुगर, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो उसकी प्रॉब्लम आती है। और ये ख़वातीन जब, क्योंकि इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, आपने जैसे कहा कि अगर शुगर नहीं भी है तो तब भी ये ये दौरान हमल या प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। ये जब प्रेग्नेंट होती हैं तो इनमें 3 टाइम्स इंसिडेंस ज़्यादा है डायबिटीज़ का, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। पीसीओ का प्रॉब्लम होता है। पीसीओ का प्रॉब्लम, इस वजह पीसीओ भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। और ये जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, और ये बेसिकली यंग गर्ल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, व्हेन दे गेट मैरिड एंड दे गेट प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी में उनमें डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और रिकमेंडेशन अब जो अमेरिकन कॉलेजेस की आई है, और वो कह रहे हैं कि चाहे डायबिटीज़ नहीं भी है, आपने 28 वीक्स पे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट लाजमन करना है। चाहे आपको लगता है कि वो उसको किसी किस्म की ज़रूरत है ये नहीं है, फिर इसका इंसिडेंस इतना बढ़ चुका है। और इसमें हम इस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि जैसे ही पेशेंट ने कंसीव किया, कंसेप्शन या हमल हो गया, उसको इमीडिएटली एंटीनेटल क्लिनिक में रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। और जैसे वो रिपोर्ट करेगी, वो उसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस आ जाएंगी, इसका कितना ब्लड प्रेशर है, इसकी कितनी शुगर है, या बाकी मामलात कितने हैं, इसकी सीबीसी क्या है, एचबी कितना है, और कुछ चीज़, वो एक बेसलाइन बन जाती है। और फिर महीने के महीने जो खातून है जो हमल से गुजरी, उसको एंटीनेटल क्लिनिक में ओपीडी में रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। हमने लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एक अपॉइंटमेंट सिस्टम भी क्रिएट किया है, क्योंकि रश हो जाता बहुत ज़्यादा। 8 to 2 अगर आप दे, हमारा वो खैर ओपीडी अब इवनिंग तक चलता है, पेशेंट आप बस 400-500 आ जाता है ओपीडी में। अब आप किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप 400-500 पेशेंट जो है वो 8 बजे से शाम 8 बजे तक देख सकते हैं, बहुत रश हो जाता है। और नेचुरली पेशेंट जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आ रहा है वो सिंपल पेशेंट नहीं है, वो हर जगह से जहाँ ट्रीट नहीं होता वो प्रॉब्लम केसेस ही आते हैं। हाँ जी। और उसके ऊपर आपको टाइम लगाना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे तो वो पेशेंट फिर लूज होगा, या उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, या कॉम्प्लिकेशन आएगी। ठीक है। तो उसमें हमने रखा है कि अगर अब हमारा अलमिया ये है कि हम क्योंकि ज़्यादा रूरल एरिया को कैटर करते हैं, हमारा फुटफॉल है 1,50,000 पर डे। ओके। हॉस्पिटल में 1.5 लाख
इंसान रोज आते हैं, हाँ जी, रिपोर्ट इनको कंप्यूटर का अपॉइंटमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, हम उस एरिया की कंटिन्यूसली इनकी अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप किसी तरह स्काइप पे या ये जो हम अपना आपको वो दे रहे हैं स्काइप आईडी, आप आके आप अपॉइंटमेंट लो, उसमें वेटिंग टाइम उसका 15 मिनट्स हो जाएगा। उसका प्रॉपर हमने एक वेटिंग एरिया भी रखा है और उसकी प्रॉपर हिस्ट्री है वो सारा देखा जाएगा। अब आगे पॉइंट ये है कि शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर हाइपरटेंशन होती है तो उसमें शुगर का चांस ज़्यादा होता है, शुगर होती है तो उसमें हाइपरटेंशन का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनमें बेसिकली लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है ट्राइग्लिसराइड्स वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, और प्रेगनेंसी में जिस पर डायबिटीज़ हो गई तो फिर इसका एंटीनेटल एक रूटीन एंटीनेटल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आजकल पहले के ज़माने में हम देखते थे कि ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, आज के दौर में हर कोई सी सेक्शन की तरफ जाता है, यहाँ तो डॉक्टर्स ही सी सेक्शन रिकमेंड कर देते हैं, यहाँ पर लोग या ख़वातीन खुद कहती हैं कि हमने सी सेक्शन कराना है। इसकी क्या वजह है? नॉर्मल डिलीवरीज की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे हैं, हालांकि सी सेक्शन की ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है? जी, मैं एक तो पहले खैर आपको डायबिटीज़ का बताऊं क्योंकि आज हमारा टॉपिक वो है। बेबी का इसमें एक्चुअली साइज़ बड़ा हो जाता है, इसमें थोड़ी सी नॉर्मल डिलीवरी अगर शुगर कंट्रोल नहीं है वो मुश्किल हो जाती है। इसमें बेबी कोई भी उसको मेडिकल डिसऑर्डर है तो वो अंडर स्ट्रेस चला जाता है। अगर दो चीज़ें कंबाइन हो गई, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये एब्सोल्यूट इंडिकेशन बन जाती है सिजेरियन सेक्शन की। अगर वन इलनेस हो वो रिलेटिव इंडिकेशन, रिलेटिव इंडिकेशन का मतलब है कि अगर कुछ चीज़ें ठीक हैं और लेबर प्रोग्रेस करी प्रॉपर्ली तो आप डिलीवर कर सकते हैं। अगर दो चीज़ें कंबाइन हो गई, दो इलनेसेस, तो सिजेरियन उसका बेटर आउटकम देता है। अच्छा, सिजेरियन का आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की कि सिजेरियन की भी मॉर्टेलिटी रिपोर्टेड है। अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक है, हाँ, सिजेरियन बिल्कुल ठीक भी हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर भी उसकी मोर्टेलिटी हो सकती है, उसको कोई एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया उसकी हो सकती है। फिर जब बेबी डिलीवर करते हैं उसमें एक एमनियोटिक एम्बोलिज्म है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म है जो ब्लड में क्लॉट जाता है, या बेबी के अराउंड फ्लूइड है वो ब्लड में जाता है, उससे भी हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कुदरत ने एक सिस्टम बनाया। हाँ जी। और अब प्रॉब्लम आपका दूसरा क्वेश्चन ये कि ये सिजेरियन का क्यों बढ़ेगा? हाँ, सिजेरियन का इसलिए बढ़ता जा रहा है, एक तो हमारे पास गैजेट्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, गैजेट्स जहाँ भी ज़्यादा यूज़ होते हैं सिजेरियन का चांस बढ़ता है। ओके, दूसरा ये है कि लिटिगेशन भी आ गई है बहुत ज़्यादा, और लोग कहते हैं कि जी ये क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क अगर साथ में कुछ और इशू है तो रिस्क थोड़ा सा बेबी अंडर डिस्ट्रेस आता है। ओके, हाँ, और उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, प्लस इसके साथ डिलीवरी के साथ आपके नंबर ऑफ आवर्स भी ज़्यादा लगते हैं। जी, कंसल्टेंट्स ने किया है कि सिजेरियन की और डिलीवरी की फ़ी एक ही कर दी है, ताकि एक तो पेशेंट को ये ना लगे कि मेरा सिजेरियन इसलिए हो रहा है कि मेरे से पैसे ज़्यादा है इसलिए। हाँ, मे बी हॉस्पिटल के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन कंसल्टेंट की फ़ी नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन की एक ही है। जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं दे आर चार्जिंग द सेम। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप अगर पेशेंट को कुछ नहीं बताएंगे तो पेशेंट समझेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगी क्यों हो रहा है। ऑप्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एवरी मोमेंट इज़ अ डिफरेंट मोमेंट। हाँ, ट्रू। और किस तरह वो लेबर प्रोग्रेस करती है, यूट्रस कैसे कंट्रैक्ट करती है, बिकॉज यूट्रस जब कंट्रैक्ट करती है पेन्स आती हैं। ये यूट्रस एक हार्ट मसल की तरह है, जो हार्ट मसल की पेन है वो भी इस्कीमिक पेन होती है, ब्लड सप्लाई कम होती है तो पेन होती है। यूट्रस भी जब कंट्रैक्ट होती है तो इसकी ब्लड सप्लाई रुकती है कंट्रैक्शन की वजह से, और वो पेन करती है। उसी मैकेनिज्म के तहत बेबी पुश डाउन होता है। ओके, एवरी कंट्रैक्शन इज डिफरेंट कंट्रैक्शन, और उसमें पेशेंट के साथ आपको 1-to-1 लाजमन होना चाहिए। और वो ऑन द स्पॉट आप कोई भी फिर उस टाइम आपने डिसीजन लेना होता है कि क्या हो सकता है। हस्बैंड को भी ऑन बोर्ड रखना चाहिए या उनका कोई रिलेटिव कोई भी रिलेटिव हो, सही। और उनको साथ साथ एक एक चीज़ बतानी चाहिए। जहाँ आप नहीं बताते वहाँ एक डिस्ट्रेस डेवलप होता है। ओके, लोग मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं उसके फ्रेंड ने कह दिया, कोई वाकिफ ने कह दिया कि ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ। और नेचुरली एक ह्यूमन बिहेवियर है, एवरीबडी इज़ नॉट क्लीन। कुछ लोग होते हैं जो मैल प्रैक्टिस भी करते हैं, जिनको हमें डिस्करेज करना चाहिए, ठीक है, हमें पॉइंट आउट करना चाहिए
और लोगों को भी समझ आ जाती है कि मेल प्रैक्टिस कि हमने क्या करवाना है, क्या डिसीजन लेना है। तो इस यही बेहतर है। और जो चीज़ें हमने बात की हैं कि किस तरह दौरान हमल जो डायबिटीज़ और ख़ासतौर पर जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है उसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, उस पर हमने बात की। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फरीद ज़फ़र मौजूद थे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इसके ऊपर हमने बात की है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बिज़नेस इंडस्ट्री के हवाले से बात कर लेते हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बिज़नेस कम्युनिटी के लिए या बिज़नेस इंडस्ट्री के लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनकाद किया जा रहा है ताकि बिज़नेस फ्रेंडली एक माहौल जो है वो क्रिएट किया जाए और लोगों को आसानी पहुँचाई जा सके। तो उसके ऊपर आज हमने बात करनी है कि किस तरह के जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है उसको फ़रोग देने के लिए पंजाब हुकूमत जो है काम कर रही है। उसके बाद जनाब कुछ बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर्स का भी क़याम किया गया है और उसका फ़ायदा क्या पहुंचेगा कारोबारी तबके को या एक आम शख्स को, उस पर भी बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब हैं, सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्रीज़ के, कॉमर्स के, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के। तो उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, उनसे आपकी बात करवाते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ आतिफ परवेज़, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया। आतिफ, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। सबसे पहले एहसान साहब आप ही से बात करूंगी क्योंकि आपको पता है कि आजकल के जिस तरह का माहौल चल रहा है तो हर कोई यही चाहता है कि अपना हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, छोटा बेशक क्यों ना हो लेकिन अपना हो। तो उसके लिए पंजाब हुकूमत किस तरह की इनिशिएटिव ले रही है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए? बहुत शुक्रिया जी, आपने एक मौका दिया आज। जिस तरह आपने खुद ही अपने इसमें इंट्रो में बता दिया कि जो हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते या मालियत नहीं होती कि वो अपना नया बिजनेस कर सके, तो गवर्नमेंट का भी कोई एक फैसिलिटेशन का एक काम होना चाहिए। अच्छा। हमारे एक अदारा है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, पीसी उसे कहते हैं। और ये हमने ना ये कुछ शुरू किया लोन्स दे के, ताकि जो छोटे लोग हैं ना, ये दो किस्म के लोन होते हैं। एक पहले मादी में एक प्रोग्राम चलता रहा पंजाब रोजगार स्कीम। अब जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने हमें बड़ा फोकस किया स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। जिससे आपने गौर किया होगा, हमने ना टैप्टा के थ्रू जो हमारा टेक्निकल अदारा है उसके हमने बच्चियों और बच्चों के लिए ना आईटी के कोर्सेज भी शुरू किए थे, घर में बैठ के वो अपना कारोबार चला सकें। सिमिलरली जो सीएम साहबा की गाइडलाइन के मुताबिक हमने ना स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ मिल के एक ना बैंक ऑफ पंजाब के साथ हम दो किस्म की शुरू कर रहे हैं। नंबर 1 है एक कार्ड देने के, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कार्ड, एक सीएम कार्ड कह लीजिए। वो होगा 10 लाख का अमाउंट। वो 10 लाख तक जो कर्जा होता है ना मैडम, वो विदाउट किसी कोलेट्रल होता है, गारंटी नहीं होती उसमें। अच्छा, वो विद पर्सनल गारंटी के लिए काफ़ी है। अच्छा, दूसरा जो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक या 1.5 करोड़ तक है, उसके लिए गारंटी या कोई प्रॉपर्टी वगैरह को हमें रखना पड़ता है ताकि उनका पैसा डूब ना जाए ना, बैंक की ये कोई शर्तें होती हैं। तो दो किस्म के हम ये काम कर रहे हैं। अभी कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली है, CS साहब भी थे और बैंक ऑफ पंजाब के लोग भी थे। तो हम इस पर बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अगले जो साल आ रहा है, नया साल, उसमें इसको इंशाल्लाह सीएम साहब इसको लॉन्च करेंगे। प्रैक्टिकली तो वो ऐलान करेंगे कब करना है, लेकिन जो हमने काफ़ी इस पर वर्किंग कर ली है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हमने इंडस्ट्रियल ये जो छोटे कर्जा जाते हैं ख़वातीन खसूसन, आप जिस तरह आपने देखा है हमारे यहाँ पे बड़े शहरों में ख़वातीन के पास बड़े हुनर मौजूद है लेकिन शायद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हमने ये पंजाब रिसोर्स सेंटर जो है ना, वुमेन रिसोर्स सेंटर बनाया है। ये चैम्बर की जो लाहौर चैम्बर है, इसका एक ख़वातीन विंग भी है। तो डॉक्टर शल्ला साहब आप जानते होंगे, और इस तरह और काफ़ी सारी ख़वातीन हैं। तो उनके साथ मिलकर हमने उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। तो ये MM आलम रोड के ऊपर हमारा एक वुमेन रिसोर्स सेंटर है जिसमें हम अब तक 200-250 के करीब जो ख़वातीन जिनके नए बिजनेस शुरू करवा चुके हैं, ये भी हमने किया है ताकि उनको बताया जाए कि आपने मार्केट में कैसे आना है। और ये एक ऐसा अच्छा इनिशिएटिव है कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो उन्होंने हमें अप्रोच किया है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को कि हम 5-6 जिलों और में भी ये करना चाहते हैं। तो ये जिसमें देखें बहावलपुर है, DG खान है, मुल्तान है, सरगोदा, रावलपिंडी, ये ऐसे शहर हैं डिविजनल हेडक्वार्टर। अगर हमने वुमेन के लिए ये हम एंटरप्रेन्योरशिप का आगाज़ कर देंगे तो मैं समझता हूँ उनको बड़ा फ़ायदा भी होगा, अपना कारोबार वो खुद भी चला सकते हैं। अच्छा, ये तो चले हो गए। दूसरा मुझे बताइए, पंजाब में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर भी काम किया जा रहा था, क्या वो मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया? मैडम साहब, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे पास 9 हैं टोटल पंजाब के अंदर। जो 9 तो हमारे पिडमी के अदारा है, पंजाब इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कंपनी, उसके अंदर है, और 3 हमारे फैसलाबाद में फिडमी के अंडर आते हैं। अच्छा, ये 12 टोटल हैं जी।
इसमें जो है ना, आपने अभी रिसेंटली बड़ा सुना होगा गारमेंट सिटी। जी जी जी, ये हमारा शेखुपुरा के ऊपर मोटरवे के ऊपर है। अच्छा। हाँ, वो जो आपने देखा बिल्डिंगें बनी हुई थी और खाली पड़ी थी, ये सीएम साहब जब आए तो उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया और चाइनीज को ट्रैक करने के लिए, अब क्योंकि ना चीप लेबर हमारी यहाँ बहुत है, चाइनीज अपनी जो इंडस्ट्री है वो वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने ताइवान और इस तरह के ममालिक में शिफ्ट की है। तो पाकिस्तान को जब हमने ये बताया, वो कहते हैं हमें वो देखें सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट ने या वो सिक्योरिटी एजेंसी जो एस्टेब्लिशमेंट मिलके वो कर रही है उनकी अच्छी तरीके से, बाकी जो है उसको क्या फैसिलिटेट करना है। तो दूसरी चीज़ उनकी थी कि आप हमें कोई जगह दें। तो हमने जो 625 एकड़ लैंड इधर अवेलेबल थी, खाली पड़ी हुई थी 10 साल से, वो हमने एलोकेट ही उनके लिए कर दी। अच्छा, इसका नाम हमने गारमेंट सिटी रखा। तीसरी चीज़ थी, आपने अब जगह दे दी तो इसको कैसे देना है, क्या सेल करना है, वो नए लोगों के लिए मुश्किल होता है ना खरीदना। 5 करोड़ है पर एकड़ उसकी कॉस्ट। तो हमने मॉडल ही चेंज कर दिया सीएम साहबा की डायरेक्शन के बाद, हमने इसको लीज पे कर दिया। अच्छा। लॉन्ग टर्म लीज, यानी कि 30 ईयर से 50 ईयर या 90 ईयर तक भी हो सकती है। आप इसमें फैक्ट्रियां लगाएं अपनी, लीज पे आप किराया देते जाए हमें मंथली, और आपकी सारी प्रॉपर्टी हो जाए। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें आई थी वो थी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड कहाँ से आएगी। अच्छा। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ है, पंजाब के ये 12 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उसमें ट्रेनिंग सेंटर भी वहाँ पे बना दिया। तो वहाँ पे एक बिल्डिंग शायद थी, वो कमर्शियल उन्होंने बनाई हुई था, ग्रे स्ट्रक्चर। अच्छा। चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ विजिट किया, सीएस साहब भी थे, फिर हमने इसको ट्रेनिंग का वो बना लिया। और एक ट्रेनिंग का हमने बच्चियाँ, आपने देखा हो शायद कि 35 बच्चियों को हमने ट्रेनिंग भी दी थी, और सबसे बढ़ के 35 की 35 बच्चियाँ आज इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। ये इतना बड़ा फैक्टर है क्योंकि हमने ना कोलैबोरेट किया है। कोलैबोरेट ये इंडस्ट्रियल जो उनका प्राइवेट सेक्टर है उसको गवर्नमेंट सेक्टर को मिला के जब आप करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतरी आएगी। और वो पता भी चल जाता है कि अपॉर्चुनिटी या जगह कहाँ पर है और हमें डिमांड क्या है, फिर उसके हवाले से फिर आप वो चीज़ें जो है ना वो साजगार बनाते हैं। तो आतिफ, ये सारी बिजनेस फैसिलिटेशंस दी जा रही हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि एक तो इकोनॉमी को भी बेहतर किया जा सके और साथ जो बिज़नेस इंडस्ट्री है उसको भी इक्विप्ड किया जा सके। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छे रूट पर या अच्छे पाथ पर हम चलना शुरू कर दिया हमने? देखिए, एक ओवरऑल जो मुल्क में एक सरमायाकारी और माशी एक्टिविटी का जो दौर शुरू हुआ है, तो उसका असर जो है वो तमाम सूबों पे और ख़ास तौर पे हम पंजाब में, तो पंजाब में भी उसका असर नज़र आएगा। जैसे बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर है, कोई भी कारोबार शुरू करना है तो उसके लिए मुख्तलिफ NOCs दरकार होते हैं। तो उसके लिए पहले जो कारोबारी तबका था, ये जो भी जिसने कारोबार सेट करना है, ये लगाना है, उसको मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो अब ये NOCs जो हैं एक ही छत तले, जो बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर है जिसका आगाज़ लाहौर से हुआ, फिर उसका दायरा कार पंजाब के मुख्तलिफ जो 5 और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर फैलाया गया। तो अब जो गैर मुल्की सरमायाकार है उनके लिए 10 दिन है, और जो मुल्की सरमायाकार है उनके लिए 15 दिन में NOC जारी हो जाता है। तो फिर वो कारोबार अपना शुरू कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ जो चाइनीज़ हैं, जो CPEC के, उनकी ज़्यादा जो है वो पंजाब की तरफ है। तो पंजाब में वो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उसमें कारोबार करना चाहते हैं, जिसमें सोलर है, उसके साथ साथ बैटरीज़ हैं, जैसे गारमेंट सिटी का कहा। फिर इसके अलावा और जो शोबा जात हैं जिसमें चाइनीज़ के साथ साथ दीगर जो मुल्क ममालिक से रखने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि पंजाब में आए, क्योंकि जब इन्वायरमेंट बनता है और उनको लगता है कि उनकी सरमायाकारी जो है वो सिक्योर है, अच्छा, तो उसके लिए जहाँ पर वो सिक्योर समझते हैं और उन्हें लगता है कि उससे प्रॉफिट भी आएगा, तो वो उस जगह पर शिफ्ट होते हैं। अब साथ साथ जो मज़ीद ज़रूरत है वो टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है, कि मज़ीद जो ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमें चाहिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री लगती है हमारे पास उस तरीके से ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता तो उनके लिए थोड़ी मुश्किलात होंगी। तो इसके लिए जो टेफ्टा है, जो महकमा इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट है, जो ज़ैली अदारा है, वो काम कर रहा है। तो नई स्किल्स जो हैं, जैसे कि अब दुनिया कहाँ से कहाँ जो जाती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मशीनरी के ऊपर जो, तो उसकी भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है कि वो सेक्टर जो है जहाँ से ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स है ना, स्किल जिनके पास मौजूद हो, वो जैसे उनको स्किल मिले और आगे जाके सर्व कर सके मुख्तलिफ शोबों के अंदर। सर, ये भी बताइएगा कि जो कोई नए सेक्टर जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ताकि जो सरमायाकार आए तो नए सेक्टर्स में भी सरमायाकारी करें। जिस तरह आपने खुद ही बात की, मैं आप बिल्कुल सीरियसली बताता हूँ, अगले 5 साल आप गौर करें ना, किस चीज़ का दौर है। अब आप गाड़ियाँ वाले व्हीकल जो स्मोक से का सारा मलबा 83% इनकी वजह से है, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना उस पर करना है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एक आते आते आ रही हैं, शुरू हो गई हैं, लेकिन आपने उसके पंप नहीं लगाने जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक होगी चार्जिंग, हमारी कोई तैयारी नहीं है।
आपने वो करना है। आपने अगर सोलर आपने इतना ज़्यादा लगा लिया तो लिथियम बैटरी जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी तो पंजाब के अंदर करवाए ना। तो ये अभी अब सीएम साहबा जो है ना कल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। ये 7 डेज का चाइनीज का विजिट ऑफिशियली उन्होंने इनवाइट किया है, जिसमें डेलीगेशन में मैं भी जा रहा हूँ, सेक्रेटरी एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट वगैरह भी हैं। तो ये काम इसी के ऊपर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनकी चार्जिंग स्टेशन, फिर सोलर लिथियम बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग विद इन पंजाब। और ये हमारी जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं हमने उनके लिए जगह भी मुख्तस कर दी है। और साथ ट्रेनिंग के लिए जो टैबलेट सेक्टर है वो हमारा टेफ्टा और पीवीटीसी हैं, वो इन लोगों को उस तरह के ह्यूमन रिसोर्स करके देंगे। तो पूरा एक मजबूत सिस्टम के साथ हमने प्लानिंग की है। उम्मीद रखते हैं कि अगले साल 1.5 साल के अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छा जो रिजल्ट है वो आने को जिक्र किया कि जो चाइना का विजिट होने जा रहा है कि जिसमें जो सेक्रेटरी जो इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट है वो अहम होगा, तो मजीद कौन से जो नई कोलैबोरेशन जो है वो चाइनीज के साथ करने जा रही है, जिसका इम्पैक्ट जो आने वाले अरसे में पंजाब पर नजर आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है मैडम इशू नंबर 1 स्मोक। इन्वायरमेंटल जो है ना हमारा लाहौर इतना मुतासिर हुआ, तो ये जो हमारी सीनियर मिनिस्टर साहब है ना उन्होंने वहाँ पे स्मोक चाइना के तजर्बात से सीखने के लिए एक मीटिंग भी रखी है और उनसे हमें वो गाइडलाइन देंगे। नंबर 1 तो हमारा इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट साथ लेके जा रहे हैं, अदर दैन इंडस्ट्रीज बता रहा हूँ। दूसरा ट्रांसपोर्ट, देखें ट्रांसपोर्ट आपने मेट्रो ट्रेन या इस तरह का किया है तो वो वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और वो लोग होंगे जी। तीसरा आपका जो है एनर्जी के सेक्रेटरी साहब या उनका महकमा जा रहा है वो सोलराइजेशन के और लिथियम बैटरीज को यहाँ प्रोडक्शन कैसे करनी है और जो बाकी जो आपकी एनर्जी की चीज़ें हैं वो हमने कैसे लेके आनी है, ये है। चौथा आपका है वेस्ट मैनेजमेंट। आपने देखा लाहौर के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बाकी जिलों में अभी कम है। तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पूरे पंजाब के लिए बना दी गई है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट या उनके मिनिस्टर साहब होंगे वो साथ एक जा रहे हैं। पांचवा आपका लॉ एंड ऑर्डर, सेफ सिटी है ना, हवावे वालों से बुलाया था, आपके बाकी जिलों में भी बन रहे हैं। तो हम उन्होंने कहा कि सेफ सिटी और हवावे के साथ हम वहाँ पे मिलें और किस तरीके से हम अपनी जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली। और छठा इंडस्ट्री तो मैंने आपको बताई दिया। तो ये 6 लेकिन सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल जो मसला है वो स्मोक का ही है। शुक्र है वो तो अभी थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन इसके बाद हमें कुछ नए तमाम शोबाजात जिनका जिक्र किया डॉक्टर साहब ने वो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए स्मोक है, फिर ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है। एनर्जी का जो क्राइसिस हम देखते हैं कि महंगी एनर्जी है, तो अगर चीप एनर्जी जो है वो हर सेक्टर के लिए ज़रूरी है। घरेलू के साथ साथ जो है अगर इंडस्ट्री ने भी ग्रो करना है तो वो चीप एनर्जी ज़रूरी है। तो उसके लिए सोलर और सोलर के साथ जो लिथियम बैटरी है, तो वो इंडस्ट्री जो यहाँ पर रीलोकेट होगी चाइना से, यहाँ पर सरमायाकार आएंगे, तो फिर ही आने वाले सालों में जो पंजाब जो है वो दूसरे सूबों की निस्बत वो हब बन सकता है। जिस तरह वज़ीर आला ने कहा भी है कि मैं इसको इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहती हूँ पंजाब को, तो तभी बन सकता है। अच्छा, एक और ताजरों की तरफ से और कारोबारी जो नया जिन्होंने कारोबार शुरू करना होता है उनकी तरफ से ये कहा जाता था कि रजिस्ट्रेशन में बड़े मसले होते थे, अब ये मसला नहीं होगा उन्हें और ये सारे मामला हल हो गए हैं वैसे उनकी तरफ? मैडम साहब ये जो रजिस्ट्रेशन वाले वो जो इन्होंने बात की एनओसीज के लिए 20 किस्म के एनओसीज रिक्वायर थे। आरएलसी होते हैं रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और बाकी जो हमने करने, वो जब हमने ये बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर लाहौर में शुरू किया ना तो उन्हीं की तरफ से तजवीज़ आई कि 5 और डिवीजनल हेडक्वार्टर में बना दिए, वो हमने बना दिए। अब हमारे अगली जो आ रही है जिसपे सीएम साहब इंशाल्लाह अगले जो हमारा एडीबी आएगा एनुअल डेवलपमेंट प्लान, तो बाकी 4 डिवीजनल हेडक्वार्टर जो हमारे रह गए हैं जिसमें मुल्तान है, भावलपुर है, सरगोदा है और डीजी खान, तो इसको भी हम ऐड करना चाह रहे हैं ताकि उधर भी हम करें और इनको ना लिंक कर दें। अब आपने देखा वो मरियम की दस्तक एक आम थी, इन्होंने एक पीआईटीबी का मिलकर गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव था कि राइडर आपके घर जाए आपकी दस्तावेज डोमिसाइल या लाइसेंस बनाने के लिए और वो घर में ही वापस पहुंचा दे। उन्होंने भी हमारे साथ बीएफसी का लेटॉन कर लिया। उनका राइडर वो जब घर से पिक करेगा वो हमारे इधर जमा करा देगा, हम इनको प्रोसेस करके 7-8 दिन के अंदर वो वहीं पे जमा और राइडर वहां से उठा के उनके घर पे डोर स्टेप पे, मतलब डोर स्टेप पे ही होगा, उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही हो जाएंगी। स्कॉलरशिप के हवाले से भी मैं जानना चाहूंगी, पंजाब हुकूमत स्कॉलरशिप्स भी दे रही है उन्हें हर तालिब इल्मों के लिए कि नहीं? उसके लिए जो महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से जो है इनिशिएटिव लिया गया और पहली दफ़ा जो है जो नौजवान मुख्तलिफ अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं और सरकारी और तो उनके लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है और 30,000 जो तालिब इल्म हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिलने जा रहे हैं और ये 8 अरब से मंसूबे का इस साल से आगाज़ हो रहा है। और 5 सालों में 130 अरब रुपए जो हैं वो इन स्कॉलरशिप्स के ज़रिए से दिए जाएंगे। जैसे आप देखते हैं कि अब ये एक घर में 3-4 बच्चे हों तो उन वालिदैन के लिए एक साथ सबकी फीस देना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है उनके लिए शुरू किया गया। दरख्वास्तें तलब की गई थी, फिर उन्होंने मेरिट पे देख के स्क्रूटनी करके
और अब जो है वो स्कॉलरशिप्स बाकायदा तौर पर लॉन्च हो गई है और परसों इसकी तकरीब पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई थी। अच्छा, तो अब ये आस्ता क्राइटेरिया वैसे क्या रखा गया है? देखिए उसमें जो कुछ नंबरों का क्राइटेरिया रखा गया है कि ए ग्रेड वाले जो हैं और जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं मुस्तहिक तालिब इल्म है वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर बाकायदा तौर पर स्क्रूटनी होती है। और ना सिर्फ सरकारी और मुल्क पंजाब की जो अच्छी जामियात हैं प्राइवेट, वहाँ पर भी जो है जाकर बच्चे अगर तालीम हासिल कर रहे हैं और वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर वो अहल होते हैं तो उनको ये स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो रही है। और बड़ी बात है कि आगे 5 सालों में ये 130 अरब रुपया जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर खर्च होगा। इब्तदाई तौर पर इस साल 8 अरब के जो स्कॉलरशिप्स हैं, अब कल मैं युवास में कॉन्वोकेशन कवर कर रहा था तो वहाँ पर 2000 बच्चों ने अप्लाई किया था और 800 बच्चे जो हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है जिनको ये स्कॉलरशिप मिलेंगे। क्या बात है। तो ये मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स जो है ना वो पंजाब हुकूमत की तरफ से कि लोगों को इक्विप्ड किया जाए, जिसमें स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी आ जाती है, तो उनके लिए प्रोग्राम्स जो हैं कुछ लाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, वक्त दिया आपने। और आतिफ परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। आतिफ आपका भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद हम बात करेंगे। जागो लाहौर में एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं जनाब, क्योंकि आज जुम्मे का मुबारक दिन है और हमारी कोशिश यही होती है कि जुम्मे को दीन इस्लाम के हवाले से ज़रूर कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेकर आया जाए जो बराह रास्त हमारी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ होता है और जिसके ऊपर हम बात करके कह लें कि बेहतरीन जो उसका हल है वो निकाल सकते हैं। तो आज हमने बात करनी है जनाब कि दीन इस्लाम में फ़िज़ूल गुफ्तगू करने से मना क्यों किया गया है। दीन के मामले पर कहते हैं कि बहस गुरेज़ करना ही एक मुनासिब अमल होता है। तो इसकी वजह क्या है और क्यों फ़िज़ूल गुफ्तगू मना की गई है दीन इस्लाम में, इसके मुतालिक हमें कुरान मजीद में क्या अहकामात मिलते हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या तालीमात मिलती हैं, इस पर बात करनी है हमने। और इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मौलाना फ़िदा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। मौलाना साहब, दीन इस्लाम में फ़िज़ूल गुफ्तगू से मना किया गया है, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इदा समिअ व आरदू अन्हु व क़ालू लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नब्तगिल जाहिलीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्निल इस्लाम तर्कुहु मा ला यानी औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हमेशा की तरह ख़ूबसूरत उन्वानात के इंतख़ाब पर पूरी टीम को ही हदिया तबरीक पेश करने के बाद आगाज़ गुफ्तगू करूँगा कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में अहले ईमान की जो एक बड़ी सिफ़त बयान की, वल्लदीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, कि वो लग़वियात से दूर रहते हैं, बेकार की चीज़ों से दूर रहते हैं। और एक दूसरे मकाम पर फरमाया वल्लदीन ला यशहदून अज़्ज़ूर व इदा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, कि वो झूठ की गवाही नहीं देते और अगर कहीं लग़्व और बेकार किसी मामले से, किसी ऐसी मीटिंग मजलिस ऐसी जगह से कहीं गुज़र हो जाए, वास्ता पड़ जाए, तो खामोशी से गुज़र जाते हैं, उसमें वो पढ़ते नहीं हैं। रही बात कि इस्लाम बहस से मना करता है, वमिन अन्नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्म व यत्तबिउ कुल्ल शैतानिन मरीद। तो यहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि बग़ैर इल्म के जो है ना उससे मना किया गया है कि बग़ैर इल्म के आदमी बहस मुनाजरे और मुजादले में पड़े। बाकी ज़रूरत के तहत फ़िक़ी मबाहिस और इल्मी मबाहिस उसमें कोई हरज नहीं है। तशहीज़ुल अज़हान के लिए, किसी मसले के हल के लिए वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ जो मैं आपके तवज्जुह से अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज यानी जो हमारे माशरे में एक रविश चल पड़ी है वो क्या है कि बस लग़वियात दर लग़वियात का हम शिकार हो गए हैं और फ़ुज़ूल बातों में फ़ुज़ूल टॉपिक्स जब हमें मिल जाते हैं उस पर एक लंबी बहस छिड़ जो है ना जाती है। वो हाँ जी। सिलसिला चल पड़ता है। कुरान और सुन्नत ने ऐसी चीज़ों से हमें मना किया है।
अब देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की इस्लाम की खूबी क्या है कि वो लायानी चीज़ों से अपने आप को रोकता है, बचता है बेमकसद की चीज़ों से। कुरान मजीद में जो लग़्व का लफ्ज़ आया है, मुफस्सरीन ने इसके जो माना बयान किए हैं कि जिस काम का न दुनियावी तौर पर कोई फ़ायदा है और न उखरवी तौर पर, दीनी तौर पर उसका कोई फ़ायदा है, वो कोई मुफीद तरीन चीज़ अपने लिए या माशरे में किसी दूसरे के लिए हो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं, घरों में भी ये मामलात हो रहे होते हैं, कहीं महफिल में भी बैठे होते हैं तो उसमें भी हो रहे होते हैं कि इवन दो कि कोई एक आयत ले लेते हैं, ये कोई हदीस ले लेते हैं, या दो कह लें कि फ़िक़्ह के लोग भी बैठे हुए होते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस व तकरार होती है। एक नुक्ते से बात शुरू होती है और वो समझ लें कि एक जारहाना बहस की शक्ल जो है ना वो इख्तियार कर लेती है। तो क्या इन मामले में हमें बहस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैंने अर्ज़ किया कि कुरान मजीद सूरह हज की मैंने आयत शुरू में पढ़ी थी कि वमिन अन्नास मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तबिउ कुल्ल शैतानिम मरीद, कि बग़ैर इल्म के, नॉलेज है ही नहीं है, और जो है ना वो अवामुन्नास का किसी मामले में बहस और मुनाजरा करना, तकरार करना। जैसे आज के दौर के कुछ ऐसे नाम नहाद स्कॉलर्स खड़े हुए, उन्होंने पूरे माशरे को, बिलखुसूस पाकिस्तानी माशरे के अंदर इतना बिगाड़ पैदा कर दिया कि घरों के अंदर तफरक़े पैदा हो गए। घरों के अंदर बेटा बाप से दस्तो गिरबां है और मियाँ बीवी के आपस के तनाज़ात हैं, आपस के झगड़े हैं, सिर्फ़ ऐसी चीज़ें जिनका मकसद ही कोई नहीं है, जिनका ताल्लुक़ जो है ना वो दीन के अमली पहलुओं से नहीं है, बस उनमें उलझाया गया और उलझा कर मज़ीद उलझनों का शिकार कर दिया। तो मैं आपके तवज्जुह से अर्ज़ करना चाहूँगा कि ऐसे लोग वो अपनी ज़ात के लिए भी नुकसानदेह हैं और पूरी मुस्लिम सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हैं। ऐसे लोगों से गुरेज करना चाहिए। और बस साफ सी बात इतनी सी है कि लायानी चीज़ें वो दीनी तौर पर, दुनियावी तौर पर उन पर तबसरे करना, चौकों चौराहों में, बैठकों में बैठ कर जो है ना वो बातें करना, आने जाने वालों पे निगाहें रखना, खाम खा का ऐसा तजस्सुस जिसे कुरान मजीद बुरहान रशीद ने मना किया है, टो में लगना, और फिर जो है ना वो लग़वियात की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। और आज जो हमारे यहाँ मतलब चीज़ें चल रही हैं, मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि मीडिया के ऐसे प्रोग्राम्स के जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आदमी की दुनियावी जो है ना वो तरक्की से कोई वास्ता हो और या कोई दीनी उसमें कोई नुमाया पहलू हो, बस खाम खा की लग़वियात। कुरान कह रहे वल्लदीनहुम आनिल लग़वी मुअरिदून, ईमान वाले एराज़ बरतते हैं, दूर रहते हैं लग़वियात से। अच्छा, दूसरा मौलाना साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह खामोश रहने को भी पसंद किया गया है, तो अगर ऐसा कोई मामला हो तो उसमें, और अगर कोई ताल्लुक़ अगर आपने बचाना हो तो वहाँ पर भी खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए? जी बिल्कुल। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जो आदमी अल्लाह पर, यौम आखिरत पर ईमान रखता है, फ़लयकुल खैरन, वो खैर की बात करे, औ लियस्मुत, या वो खामोशी इख्तियार करे। यानी उसे अगर कोई अच्छी बात नहीं आती या उसका बात करना फितने का, बिगाड़ का सबब बन सकता है, वो खामोशी इख्तियार करे। और बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, बहुत सारे ख़ानदानी ऐसे मामलात होते हैं कि आदमी खामोशी इख्तियार करता है, इज़्ज़त नफ्स मजरू हो रही होती है, उसके ऊपर बड़ा मुश्किल होता है, बार बार जी चाहता है कि मैं जो है ना अपना बदला लूँ और अपनी सफाई पेश करूँ, लेकिन ख़ानदानी मामलात ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि खामोशी बेहतर होती है। वो खामोश रहता है, अल्लाह जल्ल जलालू की मदद शामिल हाल होती है। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा, चूँकि इकट्ठे रहते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए खामखा के तजस्सुस में पड़ना, बदगुमानी करना और किसी के बारे में नेगेटिविटी को अपने जहन में पाल लेना, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो घरानों को भी तबाह करती हैं और फिर पूरे माशरे के लिए तबाही का सबब बनती हैं। तो इस हवाले से आदमी को ये चाहिए कि वो अपनी ज़ुबान को भी कंट्रोल में रखे और मौका महल की निस्बत से जो गुफ्तगू बनती है, अगर ज़रूरत है तो वो करे। जैसे मैंने हदीस बयान की कि फल यकुल खैरा औलियस्मुत, खैर की बात करे या फिर खामोशी इख्तियार करे। या फिर खैर की अगर बात नहीं है तो फिर आप खामोशी इख्तियार कर ले, वो ही एक बेहतरीन कह लें कि रहनुमाई आपके लिए साबित होगी। वरना हमारे यहाँ पे तो एक कल्चर बन गया है कि हमने
नेक्स्ट पर्सन को तो बोलने ही नहीं देना ना, तो हमने तो खुद ही बोलना है। जो भी मामलात हैं वो चाहे सही है या फिर गलत हैं, वो आप पर्सनल अपनी लाइफ में देख लें, वो आप प्रोफेशनल लाइफ में देख लें, ये नहीं तो आप सोशल मीडिया पे देख लें। एक बहस, एक तकरार, एक मुकाबलेबाजी चल रही होती है हमारे यहाँ पे सारी सोसाइटी में, तो वही हम देख रहे होते हैं और उसी के पीछे पीछे हम जा रहे होते हैं। तो ये भी इस चीज़ से भी हमें दीन इस्लाम ने मना ही किया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साफ सी बात है कि आजकल सोशल मीडिया पर तो बस एक जो है ना वो तीली लगाने की देर होती है, फिर आग खुद ब खुद भड़कने लगती है और हम खुद उस आग में अखलाकी तौर पे झुलस गए होते हैं कि एकदम से पहले न आओ देखा न ताओ देखा, फ़ौरन कूद पड़े और अगले की ऐसी तैसी जो है ना वो करके रख दी। फिर हम ये समझते हैं क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मुझे सारे देख रहे हैं और मैं किसी से हार जाऊं, ये कैसे मुमकिन है। इसलिए मैंने लायानी इख्तियार करनी है, बेकार की बातों को करना है, बस करना मैंने ज़रूर है। जब से सोशल मीडिया आम हुआ है तो उसके बाद क्या हुआ है, मजहबी जो है ना मबाहिस, फिर सियासी वो बातें कि जिनका कोई वास्ता ही नहीं है, खाम खा की ऐसी बातें कि जिनसे अपनी दुनिया भी बर्बाद और अपनी आखिरत का भी जो है ना वो आदमी अपने हाथों से बिगाड़ कर रहा होता है। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो फरमाया कि आदमी के इस्लाम की खूबी क्या है, वो लायानी चीज़ों से बचता है, जिनका कोई मकसद ही कोई नहीं है, उन चीज़ों से गुरेज किया जाए। और फिर इसी तरह से मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि सियासी नुक्ता नज़र के हवाले से गुफ्तगू का एक उसलूब होता है कि अगर आप किसी अजनबी के साथ बैठे हैं तो पहले उसका मिजाज समझें, अगर वो मेरे नुक्ता नज़र से हम आहंग है तो फिर मैं आगे गुफ्तगू को बढ़ाऊँ। वगरना क्या होता है, एकदम से पहले मैं कोई ऐसी बात करता हूँ, मुमकिन है किसी सियासी लीडर के मुताल्लिक बात करता हूँ और वो उसका चाहने वाला होता है और यूं कशीदगी और दूरी पैदा हो जाती है। इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र ख़राब हो जाता है, या कोई और मामला कर रहे हैं तो मामला जो है ना अपनी तकमील तक पहुँचता ही नहीं है। इवन दो के घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सिर्फ यही कि सियासी नुक्ता नज़र जो है वो बिल्कुल अलग होता है एक दूसरे का, और भाई भाई लड़ पड़ते हैं। और ये मामला जो है ये बहुत ज़्यादा कह लें कि प्रिवेल करते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में, जिसके हवाले से हमारे दीन इस्लाम ने मना किया है फ़जूल बोलने से और ख़ास तौर पे ये बहस के मामलात से, इससे गुरेज करना चाहिए। ये मुनासिब अमल होता है अगर आपने अखलाकी तौर पर आगे बढ़ना है। तो हम मौलाना फ़िदा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। जनाब लाहौर के हवाले से बात करें तो लाहौर 2 ग्रुपों की फायरिंग की जद में आने वाला राहगीर बच्चा हस्पताल में दम तोड़ गया है। लाहौर में फायरिंग का वाक़या हुआ चंद रोज़ पहले थाना चूंग की हदूद में पेश आया और पुलिस के मुताबिक फायरिंग के दौरान 12 साला वकास को कंधे पर गोली लगी और सर्विसेज हॉस्पिटल में वो ज़ेरे इलाज रहने के 5 दिन बाद दम तोड़ गया। और इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ पुलिस का रवैया सोसाइटी के लिए बहुत ही परेशानी का बाइस बनने लगा है। ताकतवर के लिए पुलिस का रद्द-ए-अमल और है, जबकि एक आम शख्स के लिए इंतहाई सख्त उनका रवैया होता है। दूसरा ये कि बरकी रोड पर पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े की वजूहात क्या थी, इसी तरह रंग महल में प्लाजा से ताजर के नीचे गिरने की कहानी क्या है, और इस पर एक और भी एक नई इनिशिएटिव लिया गया है, नया कदम उठाया गया है कि जनाब एक और पुलिस में नई फ़ोर्स बनाने की तैयारी की जा रही है। तो फ़ोर्स पे फ़ोर्स बनी जा रही है, लेकिन रवैये जो हैं पुलिस के वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। मुदस्सिर, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। मुदस्सिर, क्या मामला है ये जो 2 ग्रुपों की फायरिंग की जद में आके बच्चा 12 साल फौत हो गया? ये बहुत ही मुनीबा अफसोसनाक वाक़या है। बच्चे की अब तस्वीर देख लें, स्क्रीन पे भी आप दिखा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि जो 12 साल का बच्चा है, फूल जैसा बच्चा है, वो वालिदैन से छीन गया है। अब 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, वो बच्चे का क्या कसूर था, वो तो स्कूल से घर जा रहा था। अच्छा, ठीक है। अब स्कूल से घर जाते हुए बच्चे को जो है वो गोलियां लगी। अब 2 ग्रुपों में आप मुलज़म कुछ फ़रार हैं, कुछ पकड़े गए। अच्छा। लेकिन ये जो फायरिंग है, हवाई फायरिंग है, एरियल फायरिंग है, इसकी वजह से बड़ी मासूम जानें जो है वो ज़ाया हो रही हैं। और वालिदैन अब इस माँ को कैसे सब्र आएगा, इस फूल जैसे बच्चे की जो वालदा है उसको कैसे सब्र आएगा, वालिद क्या हाल होगा, बाकी जो ख़ानदान है उसका क्या हाल होगा। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेटली है। इस पे देखें, अब मैं आपको बताता हूँ, ये इस्लामपुरा के इलाके में एक कांस्टेबल अरशद कत्ल हुआ था डाकुओं की फायरिंग से। या वो क्रिमिनल लोग थे, ठीक है। उसके
कत्ल में पुलिस ने 4 बंदों को मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल किया पकड़ के, ठीक है। ये पिछले दिनों की बात है, कोई पुरानी बात नहीं। 2 महीने पहले जो है वो उसको कांस्टेबल को शहीद किया गया, ठीक है। क्रिमिनल थे, हम अच्छा किया, पुलिस ने मार दिया। मुबैना पुलिस मुकाबले उसको पुलिस करती है, इस साल सबसे ज़्यादा किए हैं जी, बिल्कुल ऐसे आपको पता है। पिछले 8-10 दिन में करीबन को 12 से 15 पुलिस मुकाबले हो गए। 2 क्रिमिनल पकड़ के नारंग मंडी में जाके इन्होंने मार दिए, ठीक है। अब यह है कि इसका बच्चे को इंसाफ कौन देगा, ठीक है। अपने तो पुलिस वाले अगर किसी को गोली लगती है तो उसका तो इंसाफ ले लेते हैं। मुझे बताएं कि इसको कौन, इस बच्चे को इंसाफ कौन दे, ठीक है। अब मसला यह है कि हाँ, असला इतना ज़्यादा हो गया, हर बंदे के पास असला है, और जो भी थोड़ा सा क्रिमिनल माइंड रखता है, जो भी जिन रखता है, उसके पास जो है वो असला ले लेता है। असले के लिए कोई आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको कोई असला लाइसेंस दिखाने की ज़रूरत है। बंद रोड पे जाएं, आपको असला मिल जाएगा। पहले उसकी कीमत 5 से 7 हज़ार होती थी, और खुलेआम लोग उसको लेके फिर रहे होते हैं, नुमाइश भी कर रहे होते हैं। 10,000 15,000 में 30 बोर का पिस्तौल है, वो आपको मिल जाएगा। आप जैसे मर्जी जिससे फायरिंग करें, जैसे मर्जी करें, और आपको जितने कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और अभी कल ही का वाक़या जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पेश आया है कि तालिब इल्म से गोली चल गई और उसका अपना ही साथी मारा गया। बिल्कुल, अभी उसमें मैं आपको ब्रेकअप देता हूँ कि मारने वाले कौन है, उसके दोनों दोस्त हैं। हाँ जी, वही तो कह रहे हैं। उनके ऊपर FIR दर्ज होगी है, दिलावर और हज़ैफ़ा के खिलाफ। हाँ जी, हज़ैफ़ा ने जो है वो फायर मारा, ठीक है। और देखें जो दिलावर था वो हॉस्पिटल लेके गया, कहता मैंने नहीं मारा, लेकिन उसके वालिद ने दोनों पे FIR दर्ज करवा दी है। अब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और उनके पास कहाँ से आई वो गन कहाँ से आई उनके पास? ये देखिए ना, अब पुलिस को जो है ना इस तय पे जाना चाहिए कि ये असला इनके पास कहाँ से आया, और जिसने ये असला दिया हो ना उसको कत्ल के मुकदमे में नामजद करें, ठीक है। अब देखें कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो फिगर हैं कि रवां साल जो है 500 के करीब जो है FIRs दर्ज हुई हैं हवाई फायरिंग की, ठीक है। और उसमें 705 मुलजमान जो हैं वो मुलव्वस हैं, और इसमें जो पकड़े गए हैं वो 550 के करीब जो है वो मुलजमान है। बाकी 150 को ये नहीं मालूम है, नहीं उनका पता है। अच्छा, उन्होंने बेलिंग करवा ली है। कानूनी इतना वो जो है वो नरम है, कानूनी हमारा ऐसा है कि एरियल फायरिंग की ऐसे ही जो है वो बेल हो जाती है, ऐसी ज़मानत हो जाती है। ऐसा कानून है कि SHO उसकी ज़मानत ले लेता है। तो इन हालात में मुझे बताएं कि ये कत्ल वगैरह कैसे रुकेगी? इसमें स्टूडेंट ऐसे कत्ल होते रहेंगे, बच्चे ऐसे कत्ल होते रहेंगे, ठीक है। और ये देखें कि ये जेंडर सेल का जो स्टडी कर रहा था, जेंडर स्टडी का जो तालिब इल्म था, कल कितना हंगामा हुआ पूरे शहर में, पूरा रोड ब्लॉक हुए, पूरे जो जिन्होंने घर जाना था वो फंसे रहे ट्रैफिक में, इतने वहाँ पे जो है वो हंगामा हुआ। वो कहते रहे, टीचर्स ये कहते रहे, जो साथीज़ा थे ये कहते रहे कि यहाँ पे फायरिंग हुई नहीं। अच्छा। वो इसकी तरदीद करती रही पंजाब यूनिवर्सिटी के, यहाँ पे फायरिंग का वाक़या ही नहीं हुआ। बंदा कैसे को कहाँ से फिर वो लग गई, गोली कहाँ लग गई, बच्चा फौत हो गया, उसकी डेथ हो गई। ये बस ऐसे ही है कि वो देखें वो लड़के को फायरिंग कैसे हो, गोली कैसे लग गई, गोली कहाँ से लगी? आप तरदीद कर रहे हैं। एक तरफ डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक तरफ पूरा रोड ब्लॉक है, पूरे दोनों रोड कैंपस पुल ब्लॉक है, पूरे शहर की पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई है, और पंजाब इंतजामिया ये जो है वो कह रही है कि वहाँ पे। तो ये अलमिया होता जा रहा है कि जनाब खुलेआम जो है ना वो लोग असले की नुमाइश भी कर रहे होते हैं, उन्होंने रखा भी होता है, और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहीं तो इसका हल क्या है? नए नए यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, फोर्स यूनिट्स बना रहे हैं, नई फोर्सेस लेकर आ रहे हैं, थानों को भी रेनोवेट किया जा रहा है, इंटीरियर इतना अच्छा लगाया जा रहा है, पैसे लगाए जा रहे हैं। रवैये नहीं चेंज करने इन्होंने? रवैये चेंज करना ये चाहते नहीं, जब चाहेंगे तो चेंज हो जाएंगे। कोई भी पुलिस को जो है वो नहीं चाहता कि ये आज़ाद हो और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करे या मेरिट पे करे, ठीक है। क्योंकि पुलिस सबकी ज़रूरत है। PTI ने बड़ा नारा लगाया, वो उसको ऐसे नहीं कर सके। सबसे ज़्यादा मुदाखलत PTI के दौर में हुई, ट्रांसफ़र पोस्टिंग MPS करते थे, SHOs MPA लगवाते थे, और कुछ तो DPO इतने पावरफुल थे MPOs के वो अपने DPOs लगवा रहे थे। जब पुलिस इतनी जो है वो पोलिटिसाइज़ हो जाएगी तो फिर आपको वो क्या इंसाफ देगी? वो पिछले दौर की बात कर रहा हूँ। अब भी यही हो रहा है कि पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर सियासी है, और उससे सियासी FIRs ली जा रही हैं। जब इस तरह के काम लेंगे तो फिर कैसे जो है वो पुलिस लोगों को इंसाफ करेगी? अब इंसाफ लेने के लिए पुलिस को जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, तब तक जो है वो, या फिर आपके पास बड़ी सिफारिश होनी चाहिए। अच्छा। या आप इतने बाअसर हों,
और उसके साथ साथ सिफारिश करने के बाद आपने बड़े मुकदमे में वो तफ्तीशी अफसर की जब तक मुट्ठी आपने गर्म नहीं ना करनी, उसने वो मिसल में अपना फिर गुस्सा निकाल देना है कि देखें आपने सिफारिश करवा ली, मुझे पैसे नहीं दिए। ऐसे थोड़ी होता है, मैंने लिखनी है मिसल, बल्कि लिखनी नहीं होती, किसी से लिखवानी होती है। आगे से इन्होंने रखे होते हैं, उसको लिखारी कहते हैं, राइटर कहते हैं अपने अल्फाज में कि जी हमने राइटर से लिखवानी है मिसल, खुद तो ये मिसल भी नहीं लिखते। तो ये मसाइल जब तक हल नहीं होंगे तब तक पुलिस कैसे सुधरेगी। अब देखें दूसरा बड़ा वाक़या पिछले दिनों ये ताजर का पेश आया कि सीआईए इकबाल टाउन ने प्लाजे से गिरा। अब ये तो सीआईए वाले कहते हैं कि हमने उसको धक्का नहीं दिया, लेकिन उसके जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि धक्का दिया गया, और बेकायदा उसका भाई है सलीम, उसने ये दावा किया है कि मेरे भाई को सीआईए वालों ने धक्का दिया, सीआईए वालों ने ऊपर से धक्का दिया। सीआईए वाले पैसे मांग रहे थे। तो कोई सीसीटीवी फुटेज कोई नहीं मिली है? मेरे ख्याल में रात का वक्त था, अंधेरा था, इस वजह से उसकी तफ्तीश हो रही है, अभी एफआईआर दर्ज हुई है, तो ये बड़े प्रॉब्लम है। अब देखें इसकी होना तो ये चाहिए था कि अभी तक वो गिरफ्तार में जो हडियारा में वाक़या हुआ उसमें भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। किसी को गिरफ्तार पर्चे हो जाते हैं, किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं। और अभी में भी अभी जो इकबाल टाउन पुलिस के खिलाफ हुआ ऑर्गेनाइज क्राइम सेल, उनके खिलाफ भी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो खुलेआम सारे जो फिर रहे हैं, वो चाहे पुलिस वाले अगर कोई क्राइम करते हैं या फिर जो क्राइम पेशा अफराद हैं वो भी खुलेआम फिर रहे हैं और ये लोग भी खुलेआम फिर रहे हैं। तो जब तक इनको नकेल नहीं डाली जाएगी तब तक ये ठीक नहीं होंगे और आवाम को भी जो है ना इंसाफ नहीं मिलेगा। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। पुलिस की परफॉर्मेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे, इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।